स्वागत है आप सबका शिक्षा देश चैनल में। साथियों, आज हम शैक्षिक उद्देश्य और पाठ्यक्रम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने पाठ्यक्रम का अर्थ, उसके उद्देश्य को जाना, पाठ्यक्रम निर्माण के क्या आधार हैं उसको जाना, और साथ साथ यह भी समझा कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। आज जो विषय है शैक्षिक उद्देश्य और पाठ्यक्रम, इस पे चर्चा कर लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है, किसको हम शैक्षिक उद्देश्य कहेंगे, यह भी जानना आवश्यक है। जहां तक शैक्षिक उद्देश्य का विषय सामने आता है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। शैक्षिक उद्देश्य किसी परिवर्तन को प्रस्तावित करता है, एक पहली विशेषता होती है। इसकी जो प्रकृति होती है वह दार्शनिक होती है, और जो इसका स्वरूप होता है वह बहुत व्यापक होता है। तो तीन चीजें महत्वपूर्ण है शैक्षिक उद्देश्य के लिए। शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्य पहला बिंदु है कि यह परिवर्तन को प्रस्तावित करता है। परिवर्तन को प्रस्तावित करता है। परिवर्तन को प्रस्तावित करता है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता जो है शैक्षिक उद्देश्य की, इसकी जो प्रकृति होती है वह दार्शनिक होती है। जो इसकी प्रकृति है दार्शनिक होती है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि यह इसका जो स्वरूप होता है शैक्षिक उद्देश्य का, इसका स्वरूप व्यापक होता है। स्वरूप व्यापक होता है। ये तीन चीजें हैं शैक्षिक उद्देश्य। ये इसकी विशेषता है, परिवर्तन को प्रस्तुत करता है, प्रकृति दार्शनिक होती है और स्वरूप व्यापक होता है। अब हम इसके स्रोत के विषय में चर्चा कर लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के स्रोत का मतलब इस शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण कहां से होता है, कौन कौन से तत्व हैं जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होता है। तो इसके तीन तत्व, तीन स्रोत महत्वपूर्ण है। वह है समाज, दूसरा व्यक्ति, और तीसरा ज्ञान। समाज, व्यक्ति और ज्ञान। समाज के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, हम कोई भी चीज, क्योंकि हमको समाज में रहना है, समाज की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, और जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा, इन सब बातों को हम शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान यह है समाज की जो समस्याएं हैं उसका समाधान, और आवश्यकताओं की पूर्ति। समाज की क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कैसे हो, इनसे हमारे शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित होते हैं। और जो समस्या होती है, सामाजिक समस्याएं होती हैं, उसका भी प्रयोग करके हम शैक्षिक उद्देश्य का पाठ्यक्रम निर्माण में उसके
सहायता से हम पाठ्यक्रम निर्माण कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। समाज का एक आवश्यक अंग व्यक्ति है। तो जो भी आवश्यकता की पूर्ति होती है, जो शैक्षिक समस्या, जो सामाजिक समस्या है जिसका समाधान करना है, वह सब समाज के आवश्यक तत्व के रूप में व्यक्ति द्वारा ही संभव हो पाता है। इसलिए व्यक्ति माध्यम का कार्य करता है। यह समाज का आवश्यक अनिवार्य हम कह सकते हैं कि तत्व है। इन्हीं व्यक्ति से संबंधित जो सामाजिक समस्याएं हैं व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होती हैं, यह भी शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में सहायक होता है। और तीसरा तत्व है ज्ञान। इस ज्ञान को अगर परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो ज्ञान जो तथ्य होते हैं, जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उन सब को हम ज्ञान के रूप में मानते हैं। तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों का समुच्चय है। हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता के विकास का मूल ज्ञान है। तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों का समुच्चय और सभ्यता का मूल, सभ्यता विकास का मूल्य, सभ्यता विकास का मूल, ये ज्ञान। अब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी क्रिया प्रक्रिया होती है वह सब शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसलिए अगर स्रोत और तत्व की बात होती है, जो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारक हैं, निर्धारक तत्व, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारक तत्व की बात आती है, तो इसमें समाज, इसकी जो समस्याएं हैं और उसका कैसे समाधान हो, और जिसका जो महत्वपूर्ण माध्यम है व्यक्ति, और व्यक्ति जो समाज से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है, संस्कृति से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त करता है, सभ्यता का जो मूल है, सभ्यता का जो ज्ञान प्राप्त करता है, उन सब को शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारक तत्व हैं। और शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है उसको हम जान गए। इसके बाद आता है उद्देश्यों के प्रकार। जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उद्देश्यों के प्रकार, यह भी जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो वह सामान्य होता है, सामान्य शैक्षिक उद्देश्य, और दूसरा विशेष या स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य। एक सामान्य शैक्षिक उद्देश्य होता है और एक विशेष, जिसको हम स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य भी कह सकते हैं। सामान्य शैक्षिक उद्देश्य की बात आती है, इसमें शैक्षिक प्रणाली का जो आधार होता है, जो पाठ्यक्रम विकास के लिए दिशा निर्देश देता है, इसको हम सामान्य शैक्षिक उद्देश्य कह सकते हैं।
शैक्षिक प्रणाली का आधार, शैक्षिक प्रणाली का आधार, और साथ साथ जो पाठ्यक्रम विकास हेतु दिशा निर्देश देते हैं। पाठ्यक्रम विकास हेतु दिशा निर्देश, इसको हम सामान्य शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत रख सकते हैं। जहां तक विशेष शैक्षिक उद्देश्य की बात आती है, विशेष कौन से होते हैं? जो सामान्य शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक प्रणाली का जो आधार है, उनको सामाजिक आवश्यकता मान्यताओं का जो स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, इसको हम विशेष शैक्षिक उद्देश्य कह देते हैं। सामाजिक आवश्यकता और मान्यताओं को स्पष्ट करते समय उसमें व्यवहारिकता और क्रियात्मकता स्पष्ट की जाती है। मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। जब तक हम सामान्य शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में नहीं लाते हैं, क्रियात्मकता नहीं लाते हैं, तब तक हमारा वह शैक्षिक उद्देश्य विशेष नहीं होता। जब हम उसमें व्यवहारिकता, क्रियात्मकता लाकर उसको परिभाषित कर देते हैं, मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित कर देते हैं, मानव आवश्यकता और मान्यताओं का स्पष्ट उल्लेख कर देते हैं, तो वह विशेष शैक्षिक उद्देश्य हो जाता है। सामाजिक आवश्यकता, मान्यताओं का स्पष्ट उल्लेख। मान्यताओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, और साथ साथ क्रियात्मकता लाई जाती है, क्रियात्मकता लाई जाती है। इसके अलावा मानव व्यवहार का अध्ययन भी इसी विशेष में किया जाता है। तब ये विशेष हो जाता है। सामान्य जो शैक्षिक उद्देश्य है वो शैक्षिक प्रणाली का आधार है, पाठ्यक्रम विकास हेतु दिशा निर्देश देता है। दिशा निर्देश देने के बाद इसका काम लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन इन दिशा निर्देश का जब हम आगे उसका पालन करते हैं, जब उसमें क्रियात्मकता लाते हैं, जब व्यवहारिकता लाते हैं, जब उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका कार्य के रूप में परिणत कर देते हैं, तो हमारा विशेष शैक्षिक उद्देश्य हो जाता है, जिसमें सामाजिक आवश्यकता, मान्यताओं का स्पष्ट उल्लेख होता है, परिभाषित किया जाता है मान्यताओं और आवश्यकताओं को, क्रियात्मकता लाई जाती है और मानव व्यवहार के रूप में उसका अध्ययन होता है। कैसे वो मानव के लिए उपयोगी होगा, कैसे वह मानव के लिए अनुपयोगी होगा, ये सब हमारा विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्य क्या है, इसको जानने के पश्चात क्या है इसके स्रोत और प्रकार और कौन कौन से हैं, कैसे विद्वानों ने स्पष्ट किया है।
शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार या वर्गीकरण की जो बात चल रही है, इसमें जो निर्धारण होता है उसमें एक शिक्षा शास्त्री स्टेनली शिक्षा शास्त्री स्टेनली निस्बत इनका नाम आता है। इन्होंने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, स्टेनली निस्बत, इनके अनुसार सामान्य और विशेष जो शैक्षिक उद्देश्य के प्रकार हैं वो तो ठीक है, उसको इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन इसके साथ साथ बालक का विचारक की दृष्टि में क्या इनका उपयोग है, कितनी इसमें व्यवहारिकता है, कितनी क्रियात्मकता है, इस पर इन्होंने जोर दिया। इनकी एक पुस्तक है जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर इन्होंने चर्चा किया है, पर्पज इन द कैरिकुलम। पर्पज इन द कैरिकुलम। पर्पज इन द कैरिकुलम, ये पुस्तक का नाम है, पर्पज इन द कैरिकुलम। इसमें जो इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई कि सामान्य उद्देश्य जो वर्गीकरण, सामान्य और विशिष्ट जो उद्देश्य का वर्गीकरण हमने इसके पहले पढ़ा था, उसके साथ साथ बालक के लिए बालक हेतु विचारक की दृष्टि में उपयोगी और व्यवहारिक भी हो, क्रियात्मक भी हो। उपयोगी, व्यवहारिक और क्रियात्मक भी होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई। सामान्य विशिष्ट ये दोनों वर्गीकरण तो ठीक है, लेकिन विचारक की दृष्टि में उपयोगी, व्यवहारिक और क्रियात्मक भी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। तो इनका जो वर्गीकरण मिलता है वह दो वर्गीकरण आता है, पर्यावरण से समायोजन, पर्यावरण से समायोजन और दूसरा शैक्षिक उद्देश्य जो होता है वह है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास, ये दो वर्गीकरण हैं, पर्यावरण के साथ समायोजन और व्यक्तिगत विकास। अगर हम पर्यावरण के साथ समायोजन की बात करते हैं तो इसमें कुल 6 चीजें आती हैं: कौशल, संस्कृति, गृह सदस्यता, कौशल, संस्कृति, गृह सदस्यता, कुल 6 चीजें हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, जिनको शैक्षिक उद्देश्य में शामिल किया जाता है। कौशल, संस्कृति, गृह सदस्यता, व्यवसाय, अवकाश और नागरिकता। व्यवसाय, अवकाश और नागरिकता, ये कुल 6 चीजें हैं। इन 6 चीजों
से संबंधित पर्यावरण के विषय में जानना, पर्यावरण से संबंधित जो संस्कृति है उसके तत्व को जानना, गृह सदस्यता, व्यवसाय के लिए तैयार करना, अवकाश का सदुपयोग करना और एक अच्छे नागरिकता का गुण। इन 6 चीजों को मिलाकर पर्यावरण के साथ कैसे समायोजन स्थापित हो, मानव का, व्यक्ति का, बालक का, ये सब चीजें पाठ्यक्रम का अंग होनी चाहिए। ये सब शैक्षिक उद्देश्यों में शामिल होना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत विकास की बात आती है। व्यक्तिगत विकास में भी इन्होंने 6 चीजों की बात की: शारीरिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक और सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक या आत्मिक, ये 6 चीजें हैं जो व्यक्तिगत विकास में सहायक हैं। शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक तत्व, सामाजिक तत्व, नैतिक तत्व और आध्यात्मिक या आत्मिक तत्व, ये व्यक्तिगत विकास के लिए सहायक हैं और ये पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायक है। इन 6 तत्व पर्यावरण से संबंधित और 6 तत्व व्यक्तिगत विकास से संबंधित, ये जो चीजें हैं ये स्टेनली निस्बत द्वारा बताया गया वर्गीकरण है। इनके आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए। इनको शैक्षिक उद्देश्यों में जगह मिलनी चाहिए। ये शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। इनको अवश्य अंग बनाया जाना चाहिए। इसके बाद जो वर्गीकरण अगला है उसमें हम ब्लूम्स द्वारा बताए गए शैक्षिक उद्देश्यों की चर्चा कर लेते हैं। ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण। ब्लूम, इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ब्लूम के द्वारा बताया गया, अभी जो हमने स्टैनली निस्बत का वर्गीकरण पढ़ा, ब्लूम द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया, इनके मॉडल का नाम ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये मॉडल का नाम है। ध्यान देना है, परीक्षा में पूछ लेते हैं उनके मॉडल का क्या नाम है। ये ब्लूम और ब्लूम के जो सहायक थे उनके द्वारा मॉडल का नाम दिया गया। इसमें जो इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य बताया उसको 3 भागों में बांटा गया। ज्ञानात्मक, जो कि 1956 में बताया गया ब्लूम के द्वारा, ज्ञानात्मक, भावात्मक, ये 1964 में, और क्रियात्मक
जिसको हम अंतः या मनः चालित क्षेत्र भी कहते हैं, क्रियात्मक या मनः चालित क्षेत्र, 3 भागों में बताया गया है। ये जो ब्लूम का वर्गीकरण है 3 भाग में विभक्त है। इसको भी इन्होंने अलग अलग भागों में विभक्त किया। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष जो है, ज्ञानात्मक पक्ष, इसमें ज्ञान, अवबोध, क्रियात्मक, ज्ञान, अवबोध, क्रियात्मक, संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, अवबोध, क्रियात्मक, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 चीजें हैं जो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शामिल हैं। क्रियात्मक भावात्मक के अंतर्गत आग्रहण, जिसको प्राप्ति कहते हैं, आग्रहण या प्राप्ति, आग्रहण आता है जो प्राप्त किया जाता है। अनुक्रिया इसमें आती है, अनुक्रिया इसमें शामिल होती है। अनुमूल्यन इसमें शामिल है। व्यवस्थापन भी शामिल है। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और मूल्य लक्षण का वर्णन। मूल्य लक्षण का वर्णन, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। ये चीजें हैं 5: आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और मूल्य लक्षण का वर्णन, कैरेक्टराइजेशन। इसको भावनात्मक के अंतर्गत रखते हैं। और जो क्रियात्मक है इसमें भी 5 चीजें हैं: अनुकरण, हस्तादि प्रयोग, हाथों का प्रयोग करना, अनुकरण है, अनुकरण करना, हस्तादि प्रयोग है, तथ्य संधियोग, तथ्य है, संधियोग है, अनुकरण, हस्तादि प्रयोग, तथ्य, संधियोग और स्वाभाविकरण या जो नैसर्गिकरण है, जो स्वतः पैदा होती है क्रियाएं, उसको भी शामिल किया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। स्वाभाविकरण या नैसर्गिकरण, ये ब्लूम के द्वारा बताया गया शैक्षिक उद्देश्य है। शैक्षिक उद्देश्य का जो सामान्य विभाजन है वह सामान्य और विशिष्ट है। स्टैनली निस्वत का वर्गीकरण हमने देखा तो उन्होंने कहा कि सामान्य विशेष के साथ साथ विचारक की दृष्टि में क्या उपयोगी है वह शैक्षिक उद्देश्य अनुपयोगी है, व्यवहारिक है अथवा क्रियात्मक है कि नहीं, इसका भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करना और उसके अंतर्गत 6 चीजें और व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत 6 चीजें बताई। ब्लूम्स का वर्गीकरण देखा, उसमें शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में
उन्होंने भावनात्मक, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष या मनःचालित क्षेत्र को 3 पक्ष के अंतर्गत विभाजित करने का प्रयास किया। ज्ञानात्मक को ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन 6 तत्वों में विभाजित किया, जिसमें बौद्धिक क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति को सीखने के लिए अग्रसर करती हैं, तीव्र करती हैं, इसमें सभी बौद्धिक क्रियाएं आती हैं। भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, जो अनुक्रिया करते हैं, जो हम उसका मूल्यांकन करते हैं, अवमूल्यन करते हैं और उसको एक व्यवस्था देते हैं, परिभाषित करते हैं, वो सब आती हैं। और क्रियात्मक के अंतर्गत हम जो कार्य करते हैं, जो व्यवहारिक क्रियाकलाप करते हैं, अनुकरण के द्वारा, अपने हाथ पैर के द्वारा, चिंतन के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वह सब व्यवहारिक क्रियात्मक मनःचालित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण और सामान्य विभाजन ब्लूम्स निस्वत के वर्गीकरण से हमने शैक्षिक उद्देश्य जाना। अब हम भारतीय दृष्टिकोण से देखते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण से जनतंत्रीय भारत के क्या शैक्षिक उद्देश्य होने चाहिए। जनतंत्रीय भारत के शैक्षिक उद्देश्य, जनतंत्रीय भारत के शैक्षिक उद्देश्य क्या होंगे जिनको पाठ्यक्रम में स्थान देने की जरूरत है। हमारा जो मूल उद्देश्य है जनतंत्रीय व्यवस्था को व्यवस्थित करना, जनतंत्रीय अवधारणा को विकसित करना और विशेष करके भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसको जानना आवश्यक है। इसको जानने के लिए हम 3 भागों में भारतीय शैक्षिक उद्देश्य को विभाजित करते हैं। पहला है व्यक्ति संबंधी उद्देश्य। व्यक्ति संबंधी उद्देश्य जो व्यक्ति से संबंधित होता है। दूसरा समाज संबंधी उद्देश्य, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज संबंधी उद्देश्य, सामाजिक प्राणी है इसलिए समाज से संबंधित भी उद्देश्य होने चाहिए। और तीसरा है राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। सबसे पहले व्यक्ति है, परिवार है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वो समाज आता है, और फिर उससे भी जब ऊपर उठते हैं तो हमारा राष्ट्र आता है। ये 3 चीजें हैं जिसको शिक्षा व्यवस्था में और पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। जब हम व्यक्ति संबंधी उद्देश्यों की बात करते हैं कि व्यक्ति के कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो उसमें शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, शारीरिक उद्देश्य आता है, मानसिक उद्देश्य आता है, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक आ गया, मानसिक, चारित्रिक उद्देश्य आता है, सांस्कृतिक उद्देश्य आता है, सांस्कृतिक, आधुनिकीकरण की बात आती है, आधुनिकीकरण, क्योंकि ये भी आवश्यक अंग है
बिना इसके हम अपने को विकसित नहीं कर सकते। उत्पादन की जो क्रियाएं हैं, उत्पादन, विकास, इसका भी अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत होना चाहिए। तो यह भी उद्देश्यों के अंतर्गत आता है, यह भी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति से ऊपर उठते हैं, तो समाज की बात आती है। समाज के कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए जिसको पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए? तो सबसे पहले सामाजिक बुराइयों का निस्तारण होना चाहिए। सामाजिक बुराइयों, रूढ़ियों का निस्तारण, सामाजिक बुराइयों, रूढ़वादिता, जो भी कमियां हैं समाज की, उसका निस्तारण होना चाहिए। समाजवादी समाज की बात आनी चाहिए। लोकतांत्रिक विकास की बात होनी चाहिए। समाजवादी समाज होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकास की बात होनी चाहिए। जो विकास हो वो लोकतांत्रिक हो, और साथ साथ सामाजिकता का विकास भी होना चाहिए। सामाजिकता व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए। सामाजिकता, ये समाज से संबंधित उद्देश्य है जिसको पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। इससे भी जब हम ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा राष्ट्र संबंधी उद्देश्य आता है। राष्ट्र संबंधी उद्देश्य की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता की बात आएगी, भावात्मक एकता की बात आएगी, मानवीय मूल्यों की बात आएगी, मानवीय मूल्यों का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, उत्पादन विकास, उत्पादन की भी बात आएगी। उत्पादन का विकास कैसे हो, आर्थिक उन्नति कैसे हो, आर्थिक उन्नति कैसे हो, इसकी भी बात आएगी। और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की भावना विकास, ये बातें होनी चाहिए। ये लोकतंत्रीय जनतंत्रीय भारत से संबंधित जो शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण है वह 3 है। व्यक्ति संबंधित, जिसमें शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक आधुनिकीकरण, उत्पादन विकास आता है। उससे ऊपर उठते हैं समाज संबंधित, उसमें सामाजिक बुराइयों का निस्तारण, समाजवादी समाज, लोकतांत्रिक विकास और सामाजिकता की बातें पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। और उसके साथ राष्ट्र संबंधी जब हम उसके ऊपर उठते हैं, उसमें राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता, मानवीय मूल्यों का विकास, आर्थिक उन्नति, आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीयता की बातें शामिल हैं। क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है। उदारीकरण, वैश्वीकरण की जो बातें आर्थिक युग में आ रही हैं, उसमें व्यक्ति केवल अपने तक नहीं बल्कि विश्व परिवार वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उसको संपूर्ण विश्व के लिए सोचना होगा। तो हम अंतर्राष्ट्रीयता
के अवबोध की भी बात करते हैं। तो ये जनतंत्रीय भारत के शैक्षिक उद्देश्य हैं, इसका पाठ्यक्रम में इसको स्थान मिलना चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति पाठ्यक्रम के अंतर्गत होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति का ठीक ढंग से उत्थान हो सके, और जब वह विकसित होगा तो निश्चित रूप से परिवार, समाज और राष्ट्र भी विकसित होगा। हुमायूं कबीर की बात आती है। हुमायूं कबीर कहते हैं कि भारत में शिक्षा द्वारा लोकतंत्रीय, वैज्ञानिक और दार्शनिक सहिष्णुता का निर्माण होना चाहिए। भारत में शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक चेतना का विकास होना चाहिए, वैज्ञानिक खोज का विकास होना चाहिए, और दार्शनिक लोकतांत्रिक चेतना, वैज्ञानिक खोज, दार्शनिक सहिष्णुता का निर्माण होना चाहिए। ये शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें लोकतांत्रिक चेतना, वैज्ञानिक खोज और दार्शनिक सहिष्णुता तीनों शामिल हो। इसको कहा है शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर ने। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। अगर शिक्षा का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक चेतना का विकास करना होगा, वैज्ञानिक खोजों को स्थान देना होगा, दार्शनिक सहिष्णुता, दार्शनिक विचारधारा का उत्तम निर्माण होना होगा, तो निश्चित रूप से वह एक अच्छा पाठ्यक्रम होगा। ये शैक्षिक उद्देश्य और पाठ्यक्रम को हमने पढ़ा, कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य होने चाहिए और पाठ्यक्रम में उनको कैसे स्थान मिलना चाहिए, किन बातों को पाठ्यक्रम में, किन उद्देश्यों की पूर्ति पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, उसको हमने जानने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण और अनुशासन की स्थापना में शिक्षक की क्या भूमिका होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।